हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। और बच्चों, जैसा कि आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोरोना से रिलेटेड एक कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक बनाई जाए जिसमें कि आपको कुछ जानकारियाँ मिल सकें, और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी रहेंगी, क्योंकि ये चीज़ें निश्चित तौर पे आपके एनटीएससी वगैरह में भी पूछी जा सकती हैं, इस तरह से रिलेटेड चीज़ें, और आपके काम आएगी। तो उसके ऊपर थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और अगर आपको लगे कि हाँ, सही रहा है प्रयास हमारा, तो आप जब ये यूट्यूब पे आए तो आप इसको थोड़ा सा ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप आगे इसमें चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या फिर अपना जो रेगुलर जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी से चलते रहें। तो यहाँ पे मैं आपको कोरोना से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा है, उसके लिए आप नोटबुक वगैरह आप ज़रूर लेकर के बैठें, और जहाँ लगे आपको कि हाँ भाई, ये थोड़ी सी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे काम आ सकती है, तो उसको आप ज़रूर नोट डाउन करें। तो यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और एक पीडीएफ फाइल बनाई हुई है मैंने, तो उसमें से हम उसको लेकर के चलेंगे। और उसका नाम भी मैंने कुछ इस हिसाब से दे रखा है कि व्हेन विल कोरोना एंड, कि दुनिया से कोरोना की समाप्ति कब होगी। तो इसके अंदर में जो पहला पोर्शन है आपका, जो मैं आपको समझाने चाहता हूँ, वो है पैंडेमिक एंड इन्फोडेमिक। आपने पैंडेमिक ज़रूर नाम सुना होगा, और इन्फोडेमिक भी बहुत से बच्चों ने सुना होगा, या शायद ना सुना हो। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक ही तरीके से हम लोगों को इफ़ेक्ट कर रही हैं। पैंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है। अच्छा, इसके ऊपर भी जैसे कि जब ये बीमारी फैली और इसको कहा जा रहा था कि भाई ये पैंडेमिक है, तो मुझे ध्यान है कि बहुत से जो मेरे भी बहुत क्लोज लोग हैं, उन्होंने कहा था कि इसको पैंडेमिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें तो इतने लोग ही नहीं मर रहे। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि जब बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएं किसी चीज़ की वजह से, तो शायद उसको पैंडेमिक कहते हैं। तो ऐसा नहीं है। पैंडेमिक जो है वो एक लेवल है, एक सिचुएशन का, जहाँ पे कुछ चीज़ें पहुँचती है और उसको पैंडेमिक कहा जाता है। फिर एपिडेमिक भी एक चीज़ होती है, वो भी हम इसमें देखेंगे आगे चल करके। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं सामने, वो आपको दिख रही होगी, इन्फोडेमिक। तो इन्फोडेमिक का मतलब क्या? तो इन्फोडेमिक का मतलब है कि आज हमारे ख़ासतौर से इंडिया के अंदर तो मैं कहूँगा कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ चली हुई हैं, जिन पे कोरोना से रिलेटेड दुनिया भर के तो इलाज बताए जाते हैं, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और बहुत सा डर जो फैलाया जा रहा है। आप आगे इसमें देखेंगे कि ये बीमारी एक्चुअल में इतनी डेंजरस है नहीं जितना कि इसको बना दिया गया है। तो वो इन्फोडेमिक का ही एक इफ़ेक्ट है। और ये एक नीचे ग्राफ है, आपको छोटा सा दिख रहा होगा, इसमें भी मैं आपको दोनों ही चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे पैंडेमिक और इन्फोडेमिक एक तरीके से आगे फैलता है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें आपको इन्फोडेमिक की बता दूं कि भाई जो हम सर्कुलेट कर रहे हैं, कि बहुत सी चीज़ों को हम बता देते हैं कि भाई आप नाक में नींबू का रस डालने से ये बीमारी चली जाती है, प्याज लहसुन खाने से चली जाती है, कुछ और योगा से हो जाता है। हालांकि योगा करना चाहिए, गलत चीज़ नहीं है, वो इम्यूनिटी आपकी बढ़ाती है। लेकिन वो इलाज है इस चीज़ का, कोरोना का, ये आप जो है वहम मन से निकाल दें। तो जो लोग सोचते हैं कि भाई इन चीज़ों से हो सकता है इलाज हमारा, या बहुत सी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है इसके रिगार्डिंग, तो वो लोगों के अंदर में डर भी पैदा कर रही है। जैसे कि आपने बहुत से ऐसे केसेस सुने होंगे कि जैसे ही कुछ लोगों को पता चला कि भाई उनको उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, तो कुछ लोग सुसाइड तक कर लिए, किसी को हार्ट अटैक आ गया। केरला के अंदर एक लड़की जो है गाड़ी चला रही थी, तो उसके जब फ़ोन पे मैसेज आया कि भाई उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो वो कंट्रोल ना कर सकी और उसने एक्सीडेंट कर दिया कहीं पे। तो लोगों के अंदर में इसका डर भी बड़े भयंकर तरीके से फैला हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि जो ये ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें आप देखेंगे कि अगर ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ये इसका एक सर्कुलेशन है जो इस हिसाब से ये बीमारी फैल रही है। और यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा सा, जो रेड कलर मैंने आपको ऊपर का पॉइंट कर दिया, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हुआ और इसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, यही कहा जाता है कि आप अपने आप को होम आइसोलेशन में रखें, अपने आप को कंट्रोल्ड सिचुएशन में रखें कि किसी दूसरे तक ये बीमारी ना फैल पाए। तो आप इसको रोक सकते हैं,
ठीक इसी तरीके से जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप रोक सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन हमारे पास जैसे ही आती है मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, तो हम उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये इसकी ऑथेंटिसिटी है या नहीं है। हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उससे भी बहुत गलत जानकारियाँ इसके बारे में फैल रही हैं। अब जैसे कि आप इसका ग्राफ देख पा रहे हैं कि ये आगे की तरफ फैलती जा रही है, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। जो कुछ लोग जो समझदार लोग हैं, जिनको कोरोना वायरस हुआ, जिन्होंने अपने आप को घर पे होम आइसोलेट कर लिया, या लॉकडाउन के दौरान जो लोग घर पे रह गए, ठीक है, उन लोगों ने इसकी चेन को तोड़ा है। मतलब कि आप जो, अगर मैं रेड पोर्शन में इसको आगे की तरफ करूं, तो ये इतना पोर्शन एक इस अकेले व्यक्ति की वजह से इन्फेक्टेड होने से बच गया। इतने सारे लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड होने से अपने आप को बचा सके, क्योंकि एक व्यक्ति ने यहाँ पे समझदारी दिखाई। उस व्यक्ति ने समझदारी ये दिखाई कि वो अपने आप को उसने घर पे रोक करके रख लिया, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको लगता है कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं और बकवास चीज़ है और हम लोग तो इसको मानते ही नहीं है, तो उनकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये बीमारी जो है आगे की तरफ फैलती चली गई है। अब इस पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है नेग्लिजेंसी। तो नेग्लिजेंसी का इसका मतलब ये है कि बहुत से जो लोग हैं जिनको लगता है कि जैसे ऐसे मेरी भी जानकारी में बहुत से लोग थे जिन्होंने शुरू में कहा कि भैया इसका प्रूफ क्या है। इसका पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, प्रूफ। तो बहुत से लोगों ने प्रूफ मांगे कि भाई अगर कोरोना है तो दिखाओ। लेकिन ऐसे मूर्खों को क्या पता कि भाई जो जो वायरस है वो आप अपने नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, तो इस तरह का आपको तो कोई प्रूफ मिलने से रहा। मतलब इसका मैं बता रहा हूँ कि जो इसके फैलने का मेन कारण है उसका उसकी वजह क्या क्या रही है। दूसरा है, आप इसमें देख रहे हैं कि इंडियन या हरियाणवी इम्यूनिटी। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई हम इंडिया के लोग हैं, और ख़ासतौर से हरियाणा के लोगों को लगता है कि भाई हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त है, और हम तो घी ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम लोग तो योगा करते हैं, हम लोग तो नाक में नींबू की बूंदें डालते हैं, तो हमारी तो इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग इम्यूनिटी को समझ लेते हैं कि वो कोरोना का इलाज है। हमने बहुत से काढ़े पिए, बहुत सी चीज़ें की, हम अपना इम्यूनिटी लेवल बढ़ा रहे हैं, नो डाउट। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाना कोरोना का इलाज नहीं है। अब इम्यूनिटी नो डाउट आपकी बढ़ेगी, लेकिन इम्यूनिटी क्या मतलब क्या हो गया कि आपके शरीर के अंदर में जब कोरोना का अटैक होता है, जो कोरोना वायरस आपके शरीर में एंटर करता है, तो उसका अटैक आपका शरीर झेल पाता है या नहीं। उस कोरोना के खिलाफ आपके शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है, ये भी आगे आएगा, मैं बताऊंगा कि एंटीबॉडी भी क्या होती है। तो आपके शरीर में जो रिक्वायर्ड एंटीबॉडी है सिर्फ उस बीमारी से लड़ने के लिए, और चीज़ों के लड़ने के लिए तो आपके शरीर में एंटीबॉडी है, वो आप मजबूत कर रहे हैं इम्यूनिटी को बूस्टअप करके। लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी आपके शरीर में चाहिए, अगर वो डेवलप नहीं हो पाती है, चाहे आपकी बाकी की चीज़ों से लड़ने की इम्यूनिटी कितनी ही स्ट्रांग हो, लेकिन कोरोना का जो अटैक हुआ है और उससे लड़ने के लिए जो आपके शरीर में इम्यूनिटी चाहिए, अगर वो आप सही टाइम पे डेवलप ना कर सकें और कोरोना वायरस का अटैक ज़्यादा तेज़ी से हुआ, तो वो आपके बाकी के ऑर्गन के ऊपर अटैक करके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसी चीज़ें कर देता है और आपको ख़त्म कर देता है। तो बहुत से लोग जो हैं इम्यूनिटी बढ़ाने को इसका इलाज समझ लेते हैं, जबकि वो चीज़ गलत है। फिर तीसरी एक और जैसे पिछले साल इस पे ये थी नेग्लिजेंसी कि बहुत से लोगों को लगता था कि ये गर्मियों के अंदर में ख़त्म हो जाएगा ये वायरस, और इंडिया के अंदर में गर्मी है, ये बहुत पुरानी चीज़ हो चुकी है। आप जानते हैं कि पिछले साल गर्मियों के लास्ट तक इसने तबाही मचाई थी, और इस बार तो जब गर्मियाँ शुरू ही हो रही हैं तो इसने पिछली बार से भी भयंकर तरीके से बुरा हाल कर रखा है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम तो भाप ले लेते हैं, प्याज खा लेते हैं, गरारे कर लेते हैं, तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ रही है, तो वो भी पहले वाला ही पॉइंट हो जाता है। और कई जगह तो मैंने इसके लिए मंत्र भी सुने कि भाई, और अच्छा ये भी व्हाट्सएप के ऊपर सर्कुलेट हुए हैं बहुत से कि आप ये मंत्र पढ़िए और इन मंत्रों से जो है आप कोरोना से फाइट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है इस पे कोरोना को लेकर के, बहुत से जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको बड़ी जानकारियाँ अच्छी हैं, वो कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। तो इस पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चली हुई है। कुछ लोगों को लगता है कि ये ड्रग डील है। जो हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फॉरेन अफेयर्स की बड़ी अच्छी जानकारी है, तो उनको लगता है कि ये चीन की और अमेरिका की जो ड्रग्स की कंपनियां हैं उनका ये षड्यंत्र है। वो चाहती हैं कि भाई पूरी दुनिया भर के अंदर में हमारी दवाइयाँ बिकें, तो एक ऐसे भी अफवाह फैलाई जाए। एक लेटेस्ट अभी कुछ दिनों से चल रही है कि 5G स्पेक्ट्रल, कि भाई
5G के लिए टेस्टिंग चल रही है और 5G के टेस्टिंग का ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर। कोरोना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये 5G टेस्टिंग चल रही है उसका असर पड़ रहा है। लेकिन अब जब जिन लोगों को हो जाता है, अब जब जिन लोगों को हो जाता है उनको तब समझ में आता है कि अरे यार ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और किसी तरह से हमको इससे बचाओ। तब उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं भैया ये तो पैंडेमिक है, लाइक स्पेनिश फ्लू। अब यहाँ पे मैंने स्पेनिश फ्लू क्यों लिखा है, क्योंकि एक ठीक ऐसी ही बीमारी आज से ठीक 100 साल पहले 1918 के आसपास पूरी दुनिया भर में फैली थी, जिसको स्पेनिश फ्लू कहा जाता था। और वो उसके ज़्यादा केस स्पेन में मिले थे, इसलिए उसको स्पेनिश फ्लू बोल देते हैं। अच्छा, बीमारियां जो है पूरी दुनिया के अंदर जो फैलती है उसमें ग्लोबलाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया में भी ये बीमारी आई थी उस वक्त, और उस कारण भी जो है उस वक्त भी ग्लोबलाइजेशन इसका मेन कारण था, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे सोल्जर्स गए थे यूरोप और दूसरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर में, तो जब वो वापस आए तो वो इस बीमारी को अपने साथ लेकर के आए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये बीमारी जब आई थी, जब इंडिया के अंदर में आई थी, अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो जो बहुत से लोगों को डर लगा हुआ है कि पता नहीं ये तो हम तो मानव इतिहास में ही ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। 1918 के अंदर में लगभग भारत की आबादी हुआ करती थी 25 करोड़, और यू विल नॉट बिलीव कि स्पेनिश फ्लू से भारत के अंदर में लगभग 1.25 करोड़ लोग मारे गए थे। लगभग भारत की 6% आबादी जो है इस बीमारी से मारी गई थी। अगर आज के टाइम पे आज उसको कंपेयर करें तो लगभग 8.5 से 9 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। मतलब अगर आप उस बीमारी से इसको कंपेयर करते हैं तो ये उतने हाई लेवल की डेंजरस चीज़ नहीं है जितना कि इसको हमको बताया जा रहा है। इससे पहले स्पेनिश फ्लू जो है वो भारत के लोगों को परेशान कर चुकी है इस तरीके से। अब है जो अभी नाम आपने पढ़ा कि पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, तो पेंडेमिक की एक्चुअल में स्टेजेस होती हैं। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं, एक होती है आउटब्रेक, एक होती है एपिडेमिक और एक होती है पेंडेमिक। ये तीनों नाम आपने ज़रूर सुने होंगे, तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इन तीनों के लिए किसी भी वायरस को, किसी भी बीमारी को अगर आपको आउटब्रेक घोषित करना है, उसको आपको उसको एपिडेमिक घोषित करना है, आपको उसको पेंडेमिक घोषित करना है, तो उसके अंदर में ये WHO की गाइडलाइन है कि उसके अंदर में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें पहली चीज़ है वो जो जरिया है जिसके जरिए ये बीमारी फैली है। जैसे कि ये वायरस है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकती है, तो वो एक नोवल पैथोजन होना चाहिए। नोवल पैथोजन का मतलब होता है नया जरिया, नया तरीका, एकदम नया वो होना चाहिए। कंटेजियस वो होना चाहिए जो बहुत तेज़ी से लोगों के बीच में मतलब फैल सकता हो लोगों के बीच में, एंड रैपिड स्पीड, और उसकी स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए, मतलब तेज़ी से वो फैलता हो। तो जो पहली चीज़ आती है, तो नोवल पैथोजन का मतलब है कि ये नया चीज़ थी, ठीक है, और फैलने में भी ये बहुत तेज़ी से फैल रहे लोगों के बीच में। तो यहाँ पे आप इसमें देखेंगे कि आउटब्रेक किसी बीमारी को कब कहा जाता है। तो आउटब्रेक किसी बीमारी को कहा जाता है जब कोई एक बीमारी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्लेस के अंदर में आउटब्रेक उसका एकदम से फूट करके निकलती है और वहाँ के लोगों को वो इन्फेक्टेड करती है। तो जब ये बीमारी निकली थी, जब ये बीमारी हुई थी, तो ये वुहान, आप देखते हैं कि इसको एपिसेंटर उसका माना गया था कि वुहान से ये निकली है बीमारी। और उस वक्त तक ये आप उसको कह सकते थे कि आउटब्रेक है सिर्फ वुहान के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, ग्लोबलाइजेशन के दौर में बीमारियों को रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। और क्योंकि ये चाइना के अंदर हुआ, और चाइना आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग का हब है, पूरी दुनिया आज चाइना से कनेक्टेड है। तो मुझे पर्सनली भी ये लगता है कि अगर ये बीमारी चाइना में इसका आउटब्रेक ना होता तो शायद ये ना फैलती। लेकिन वुहान से वैसे भी पूरी दुनिया कनेक्टेड है, और जहाँ जहाँ इसकी फ़्लाइट्स थी वुहान के लिए, ख़ासतौर से आप इटली के लिए जब देखते हैं तो इटली के अंदर में ये सबसे पहले पहुंचा था, और इटली के अंदर में बड़ा भयंकर अटैक आपको लोगों के अंदर में इसका देखने को मिला था। दूसरी स्टेज जो होती है वो होती है एपिडेमिक। और एपिडेमिक का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी बीमारी जो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में, या एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में ही फैलती हो। तो भारत के अंदर में सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स जो है 1974 के अंदर में एपिडेमिक घोषित हुआ था, महामारी जिसको हम कह देते हैं। प्लेग 1994 में गुजरात में सूरत के आसपास फैली थी। और अभी लेटेस्ट आप ब्लैक फंगस का भी देख रहे हैं, और आपने देखा कि भाई
हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि बहुत से स्टेट से कि आप इसको एपिडेमिक घोषित करें, एपिडेमिक घोषित करें, पेंडेमिक नहीं। तो एपिडेमिक का मतलब हो गया कि जो एक ऐसी बीमारी जो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर में ही फैलती हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसको देख पा रहे हैं कि भाई इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत से राज्य जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान ने, तेलंगाना ने ब्लैक फंगस को एपिडेमिक ऑलरेडी उन्होंने घोषित कर दिया है। अब नेक्स्ट है आपका पेंडेमिक। पेंडेमिक किसको कहा जाता है? तो पेंडेमिक का मतलब है वही जो जो पूरी दुनिया भर के अंदर में फैल जाती हो, ठीक है। तो पहले इसको आप देखते कि WHO ने माना नहीं था, लेकिन 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को जो है पेंडेमिक के नाम से इसको माना गया। इसको कहा गया कि भाई ये पूरी दुनिया भर के अंदर में बीमारी फैल चुकी है। ऐसे ही 2009 के अंदर में स्वाइन फ्लू जो था उसको भी माना गया था कि भाई ये H1N1 स्वाइन फ्लू जो था वो भी एक पेंडेमिक के तौर पे उसको भी कहा गया था कि ये भी वैश्विक महामारी है। हालांकि प्रभाव उसका इतना ज़्यादा नहीं रहा, उसका जो स्पीड थी वो कम थी और वो ज़्यादातर लोगों के बीच में फैल नहीं सकी। अब इसके बाद में अगली जो स्टेज आप पढ़ेंगे, अगली जो स्टेज आप जानेंगे वो आती है कि क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या पेंडेमिक को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोल करने की सिचुएशंस भी अलग अलग होती हैं। एक कहलाती है कंट्रोल, दूसरी कहलाती है एंडेमिक, और तीसरी कहलाती है एलिमिनेशन, और लास्ट वाली कहलाती है इरेडिकेशन। तो ये स्टेजेस हैं पेंडेमिक को कंट्रोल करने की, और इस पर हम एक एक जो पॉइंट है उसको एक बार ज़रा देख लेते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? तो कंट्रोल का मतलब होता है कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे अभी कोरोना जो वायरस है वो आप उसको अनकंट्रोल्ड बोल सकते हैं हमारे देश के अंदर में, कि वो कंट्रोल्ड में ही नहीं है। कंट्रोल का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी जिसको आप अपने कंट्रोल के लेवल पे जा सके, या कहने का मतलब है कि उसके ऊपर बढ़ते हुए ग्राफ को रोका जा सके। तो आप जैसा कि आप देखते हैं कि कोरोना ग्राफ अभी पिछले महीने कुछ इस तरह से हुआ, और फिर उसको मतलब एक उसको फ्लैट करना। कोई भी बीमारी जो फैल रही है उसके फैलने की दर को ऊपर ना जा करके उसको फ्लैट करना, और फ्लैट करके उसको नीचे की तरफ लेकर के आना, ये कहलाता है कंट्रोल। तो क्योंकि पिछले महीने से ये बीमारी कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड थी, और अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसको जो है कंट्रोल लेवल पे इसको लेकर के आ सके, इस बीमारी के बढ़ने के ग्राफ को नीचे लाया जा सके। और यहाँ पे कंट्रोल्ड अगर कोई बीमारी आती है, कंट्रोल्ड लेवल के सिचुएशन में अगर कोई बीमारी आती है, तो उसका मतलब ये है कि भाई बीमारी वो ख़त्म नहीं हुई है परमानेंटली, लेकिन उस बीमारी से लड़ने के लिए जो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है कि वो उससे डील कर सकता है। और यकीन मानिए कि अभी जो सेकेंड वेव के अंदर में आप पढ़ रहे हैं कि इतने सारे लोग इसमें मारे गए हैं, उसमें 90% हम अगर फेल हुए हैं इन मौतों को रोकने में, तो उसका मेन कारण ये रहा है कि हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना मजबूत है ही नहीं कि वो इससे डील कर सके। 90% हमारे सिस्टम के फेलियर की वजह से मौतें हुई हैं, और कोई इसका कारण नहीं। क्योंकि ये बीमारी, ध्यान रखिए, पिछले साल भी इसकी फर्स्ट वेव आई थी, लेकिन तब हमारा जो लेवल था हमने इसको कंट्रोल लेवल पे कर रखा था, और हम इसको कंट्रोल कर पाए थे। क्योंकि कहने का मतलब है कि जितने रोगी आएंगे उतने आपके पास में बेड्स वगैरह होने चाहिए, आपके पास हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, तो आप उसको डील कर सकते हैं। लेकिन आपके पास, अब आप इसमें मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारी क्या हालत हुई थी, ठीक है। तो 90% जो मौतें इसमें केस में हुई वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम फेल की वजह से हुई, और दूसरा कोई इसमें कारण नहीं रहा। अच्छा, कंट्रोल्ड के लेवल पे एक बीमारी है भारत के अंदर में जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये कंट्रोल्ड लेवल पे है, ख़त्म हुई नहीं है वो भी, जैसे कि टीबी। अब टीबी हमारे यहाँ पे एक ऐसी बीमारी है कि आपको एकदम से उसका बहुत सडन बर्स्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर साल होते हैं, केसेस होते हैं, लेकिन टीबी से पेशेंट से डील करने के लिए जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब जितनी फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, वो सफिशिएंटली हमारे कंट्री में अवेलेबल है। तो कंट्रोल का मतलब आप ध्यान रखेंगे कि किसी बीमारी के ग्राफ को ऊपर बढ़ने के जाने से रोक करके उसको फ्लैट करके किसी तरह से डाउन लेकर के आना। तो अभी हमारी सिचुएशन इस लेवल पे भी, मतलब अब आने लगे हैं, अब कहा जा रहा है कि भाई ये हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो कंट्रोल का लेवल सेकंड वेव का बाहर है, लेकिन इसमें भी आप इजीली मान सकते हैं कि 2 से 3 महीने का टाइम हमको लगेगा। अब इसमें नेक्स्ट स्टेज क्या होती है?
तो नेक्स्ट स्टेज आप इसमें देख रहे हैं एंडेमिक। और एंडेमिक का मतलब है कंट्रोल का लेवल आपका इस लेवल तक पहुंचा देना जहां पे आप उस बीमारी को ला करके बिल्कुल बेस लाइन पे ला करके खड़ा कर देते हैं। यहाँ पे भी कोई बीमारी ख़त्म नहीं होती है, वो बीमारी थोड़ी बहुत इक्की दुक्की निकलती रहती है, लेकिन वो इतने उस बेस लाइन के ऊपर है कि चाहे वो छोटा सा गांव हो, चाहे वो बड़े से बड़ा शहर हो, आप उसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। भारत में अभी 14 इस तरह की बीमारियां हैं जिनको एंडेमिक घोषित किया गया है, और उनको कहा गया है कि भाई अब मतलब कोई खास इस पर डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 14 बीमारियां हैं जिसमें डेंगू है, लेप्रेसी जिसको कि कुष्ठ रोग कहा जाता है, रेबीज़ है, चिकनगुनिया है। अब डेंगू जैसा आप देखते हैं कि भाई हर साल गर्मियों के लास्ट में बारिश के मौसम पे एकदम से उछाल आता है, लेकिन वो उछाल इतना नहीं रहता कि आप उसको कंट्रोल ना कर सके, इसलिए हम उसको कंट्रोल सिचुएशन में नहीं डालते हैं। एंडेमिक के अंदर उसमें रखा जाता है कि हम लोग इससे ईजिली इसको डील कर सकते हैं। हालांकि इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सटर्नल सोर्स से, किसी बाहरी सोर्स से इसका कोई नया वर्जन ना आ जाए, डेंगू का, लेप्रेसी का, किसी का भी कोई नया वर्जन ना आ जाए जो एकदम से ला करके लोगों की हालत ख़राब कर दे। तो ये कहलाता है आपका एंडेमिक, जहाँ पे बीमारी तो है लेकिन उसका सरफेस जो है उसका वो केवल बेस लाइन के ऊपर है। ध्यान रखना कि इसमें जब फर्स्ट वेव ख़त्म हुई थी तो दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मिस्टर सत्येंद्र जैन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि कोरोना जो है दिल्ली के अंदर एंडेमिक स्टेज पे आ चुका है। शायद उनको आइडिया नहीं था कि जो सेकेंड वेव होगी वो इतने खतरनाक तरीके से उभर करके सामने आएगी। तो उनकी एक स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा था कि ये एंडेमिक लेवल पे पहुंच चुकी है दिल्ली के अंदर में, क्योंकि दिल्ली में आ गए थे ऐसा टाइम जब 100 या 150 के लगभग या 200 के लगभग केस आते थे, और वो ऐसा लेवल है जहाँ पे आप इजीली उसको डील कर सकते हो। दिल्ली आसानी से उसको डील कर सकती थी, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं था कि भाई सेकंड वेव आ सकती है। हालांकि इस चीज़ को कह करके हम बच नहीं सकते कि भाई ये तो पता ही नहीं था किसी को कि कैसे आ जाएगी। इसके लिए जिम्मेवार हैं हम लोग भी जिम्मेवार हैं और गवर्नमेंट्स भी जिम्मेवार है। वो आगे हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी जिम्मेवारी थोड़ी बनती थी, अगर वो ध्यान रखा जाता है तो शायद ये सेकेंड वेव ना आ पाती हमारे सामने। अब इसमें लास्ट जो स्टेज है वो आपकी कहलाती है, सॉरी लास्ट नहीं, एक है एलिमिनेशन। तो आपने पढ़ा पहले कंट्रोल लेवल, दूसरा आपने पढ़ा इसमें एंडेमिक लेवल, और तीसरा आप पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का मतलब है कि कोई एक ऐसी बीमारी जिसको आप कंट्री लेवल पे, ये ध्यान रख लेना, मैं जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी बीमारी जिसको आप अपने कंट्री लेवल पे जीरो पर ला करके जिसको खड़ा कर देते हैं, जिसको आप जीरो पे ला करके खड़ा कर देते हैं। ध्यान रख लेना कि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ खत्म हो जाएगी आपके, हो सकता है इक्का दुक्का केस उसमें फिर भी निकल जाए। जीरो का मतलब है कि इक्के दुक्के केस आने का फिर भी डर रहता है, और उसमें फिर भी कंटिन्यूस एफर्ट करने पड़ते हैं। मतलब बीमारी नहीं है वो। आप सोच के देखिए कि क्या हम कब पहुंचेंगे कोरोना के एलिमिनेशन लेवल पे, हमारे कंट्री लेवल पे। कहने का मतलब है कि एक ऐसी बीमारी जिसका जीरो केस है लेकिन फिर भी डर बना रहता है कि एक ना एक दो केस आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पोलियो। भारत में पोलियो जो है वो एलिमिनेशन आप उसकी कैटेगरी पे मान सकते हैं, और लेकिन फिर भी सरकारें कंटिन्यूस एफर्ट करती हैं। आप देखते हैं कि हर एक दो महीने के अंदर में हॉस्पिटल्स जो हैं वो पोलियो के कैंप लगाते रहते हैं। तो पोलियो भी वायरस से ही फैलता है, और उसका जो ओरल वैक्सीनेशन है वो बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि बड़ी भयंकर बीमारी है, बच्चों को जो है पैरों को ख़त्म कर देती थी ये बीमारी। भारत ने बहुत इस पर मेहनत करी, और 2010 के अंदर में हमने डब्ल्यूएचओ में अपील की थी कि भाई हमको जो है पोलियो मुक्त देश घोषित किया जाए, और 2014 के अंदर जा करके डब्ल्यूएचओ ने हमको सर्टिफिकेट दिया कि इंडिया नाउ इज़ फ्री फ्रॉम पोलियो। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप देखते हैं कि हमें पोलियो की दवाइयाँ देती रहनी पड़ती हैं। तो ये चौथी स्टेज है जो कहलाती है एलिमिनेशन, किसी बीमारी की समाप्ति। और लास्ट इसकी स्टेज है इरेडिकेशन। तो यहाँ पे इरेडिकेशन का मतलब है कि केसेस जो हैं किसी भी बीमारी के वो जीरो लेवल पे आ जाएंगे, बट एट ग्लोबल लेवल, जो कि पूरी दुनिया भर के अंदर में उसका केस कोई सुनने को आपको ना मिले। अब यहाँ पे मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज तक ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर में जब भी कोई बीमारी आई है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, आज तक जो भी बीमारी आई है पूरी दुनिया से वो कभी ख़त्म ही नहीं हुई।
और केवल मानव इतिहास में आज तक सिर्फ एक बीमारी ऐसी है जिसको माना जाता है कि वो पूरी दुनिया भर से खत्म हो गई। बाकी की बीमारियां जो हैं वो आती हैं, और जब आती हैं तो बड़ा भयंकर तरीके से ह्यूमैनिटी को परेशान करती हैं। तो आप ये ना सोचें कि ये पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ आ गई, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें होती रही हैं पहले भी। वायरस बैक्टीरिया आते रहे हैं और ये कभी नहीं जाते, या आप इसको नेगेटिव उसमें ना लें। और होता ही है कि इंसान जो है उनके साथ रहना सीख जाता है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज तक का ये इतिहास ही रहा है कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगी कभी भी जब आई है तो वो छोड़ करके नहीं गई। उसको ख़त्म करना बड़ा ही मुश्किल काम है। सिर्फ एक इस तरह की बीमारी है जिसको ग्लोबल लेवल पे ख़त्म किया जा सका है, और वो है आपका स्मॉल पॉक्स। अच्छा, स्मॉल पॉक्स में भी अब बड़ी इंटरेस्टिंग एक जानकारी मैं आपको दे दूं। इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए 1798 के अंदर में, 18 सेंचुरी के लास्ट के अंदर में, एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसका वैक्सीन बनाया था। वो जो माना जाता है कि दुनिया का पहला वैक्सीन उसको कहते हैं, माना जाता है कि वो दुनिया का पहला वैक्सीन था। और आप क्या मानते हैं कि क्या इस वैक्सीन के आने से ही एकदम से बीमारी ख़त्म हो गई? कहते हैं कि इस बीमारी को ख़त्म होने में 200 साल लगे। मतलब उस वैक्सीन का यूज़ करके भी इंसान ने 200 साल लगे हैं, जा कर के तब जा कर के 1990 के आसपास जा कर के पूरी दुनिया से इसको ख़त्म किया गया। माना जाता है कि तब ये जा कर के ख़त्म हो पाई है। तो केवल एक बीमारी ख़त्म हुई है, और वो भी एडवर्ड जेनर के प्रयासों से, और उसमें भी 200 साल लगे। और माना जाता है कि मानव इतिहास में यही पहले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे ज़्यादा लोगों को बचाने का श्रेय जाता है, कि इन्होंने ही ये आज तक जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को बचाया है। अब इसमें नेक्स्ट है कि व्हाट डू वी मीन बाय द एंड ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 अगर हम चाहते हैं कि भारत में से ख़त्म हो जाए, तो क्या लेवल पे हम लोग पहुंच सकते हैं, तो किस लेवल पे हम पहुंच सकते हैं? तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, तो जैसे कि पहला है इरेडिकेशन। तो इरेडिकेशन आपने देखा कि पूरी दुनिया भर से ख़त्म हो जाना। तो क्या कोरोना वायरस पूरी दुनिया भर से ख़त्म हो सकता है? आई पर्सनली बिलीव नो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी वायरस और पैथोजन जो रहे हैं वो कभी भी गए नहीं पूरी दुनिया भर से। पैथोजन का मतलब है एक जरिया, चाहे वो बैक्टीरिया कुछ भी हो, तो पैथोजन जो है वो कभी जाते नहीं। तो पूरी दुनिया से ये ख़त्म नहीं हो सकता। उसका एक और बड़ा कारण ये है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन की लैकिंग है। आपको पूरी दुनिया भर में कहीं आपको इस तरह का माहौल नज़र नहीं आएगा जहाँ पे पूरी दुनिया मिल बैठ कर के एक काम कर रही हो कि हम कोरोना को पूरी दुनिया से हटा सकें। स्मॉल पॉक्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख चुके हैं कि भाई किस तरह से 1798 से लेकर के 1980 तक जो है हम लड़े हैं कि भाई किसी तरीके से ही पूरी दुनिया भर से ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है आपका इसमें एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन क्या होता है? कंट्री लेवल पे। तो क्या कंट्री लेवल पे इसको हम ख़त्म कर सकते हैं? क्या कंट्री लेवल पे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं? तो आपको पता लगेगा कि शायद ये भी बड़ा मुश्किल काम है। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई, ये भी मुश्किल काम है कंट्री लेवल पे इसको ख़त्म करना। क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई वैक्सीनेशन के ज़रिए हम इसको ख़त्म कर सकते हैं भारत से, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर पूरा भारत लगवा भी लेता है तो भी 0 से 18 ईयर्स तक की जो एज ग्रुप है उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है आपके देश में। और 0 से 18 ईयर्स तक का जो ग्राफ है, मतलब जो प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का, वो 33% का है। ठीक है। और जैसे कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई थर्ड वेव आई और उसमें बच्चे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो उसका मेन कारण ये है कि भाई ज़्यादातर जगह तो वैक्सीन की वजह से या फिर इन्फेक्शन होने की वजह से लोगों के अंदर में एंटीबॉडी बन चुकी है। लेकिन जो बच्चे हैं वो इसका अगला टारगेट हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर में वैक्सीनेशन की प्रोसेस भी शुरू नहीं हुई है। तीसरा हमारे यहाँ पे जो मेन कारण है वो वैक्सीनेशन भी वॉलंटरी बेस पे है, कंपलसरी नहीं है। वॉलंटरी बेस के ऊपर है कि भाई जिसकी इच्छा है तो लगवाओ, नहीं है तो मत लगवाओ। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन आपको इस वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन उठाते हुए मिल जाएंगे, उनको जो जाना ही ठीक नहीं समझते। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं।
नेक्स्ट है इस पे कि क्या, अब इसमें हम कर क्या सकते हैं। तो हम इसको फ़िलहाल की सिचुएशन में अगले 1-2 साल के लिए कंट्रोल के ज़रिए हम इसको एंडेमिक लेवल पे पहुंचा सकते हैं। एंडेमिक लेवल आप समझे ना, जो मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से आप इस बीमारी को, जो डेंगू या इस तरह की बीमारी है, उस लेवल पर आप इसको ला सकते हैं। और वो भी मतलब इसके लिए एक तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, लोगों के बीच में बढ़ाना। और वैक्सीनेशन का मतलब है यहाँ पे लोगों के बीच में हर्ड इम्यूनिटी को मजबूत करना। अब ये हर्ड इम्यूनिटी एक नई चीज़ आ गई कि ये हर्ड इम्यूनिटी क्या चीज़ है। और हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर मैं अगर आपको बताऊं तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि ये 1930s के अंदर में, अच्छा पहले ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर ये चीज़ होती नहीं थी। 1930s के अंदर में साइंटिस्ट को ये पता लगने लगा कि जब बीमारी कोई फैलती है तो अगर वो 60 से 70% लोगों को इन्फेक्टेड कर देती है, तो लोगों के बीच में अपने आप एक उसका जो कंट्रोल करने का शरीर के अंदर में इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है। तो उसको वो मानते हैं कि भाई अगर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है लोगों के बीच में तो आप उस बीमारी के फैलने से रोक सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं हर्ड इम्यूनिटी को। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ही है आपके अंदर में एंटीबॉडीज़ का बनना, आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ का बनना। अच्छा, एंटीबॉडीज़ के ऊपर में भी अगर मैं बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई एंटीबॉडी क्या और एंटीजन क्या, और ये जो नाम लिया पैथोजन ये क्या। तो एंटीबॉडी का मतलब होता है आपके शरीर का वो फाइटर जो लड़ता है बाहर से, जो सोर्स आपके शरीर के अंदर में घुसा, एंटीजन। तो ये फाइट जो है वो एंटीजन और एंटीबॉडी की है। और अगर आपकी एंटीबॉडी जीत जाती है एंटीजन से तो वो कहलाती है आपकी इम्यूनिटी। इसलिए बहुत से लोग, जो मैंने शुरू में कहा कि अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने पर बल देते हैं, तो वो आपकी हो सकता है और बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी आप हो रही हो मजबूत, लेकिन वायरस का जब अटैक होता है और वो अटैक मान लीजिए बहुत हैवी है और आपका शरीर उसके खिलाफ सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडी नहीं बना सका जो सिर्फ उसी से लड़ती है, तो वो आपके बाकी के ऑर्गन के ऊपर अटैक करके उनको ख़त्म कर देगा। तो समझ गए। अब अगला पॉइंट आता है कि ये एंटीजन क्या होता है, और जो मैंने नाम लिया पैथोजन ये क्या होता है। तो पैथोजन और कभी भी पूरा का पूरा हार्मफुल नहीं होता है। आप ये मान के चलिए कि जो वायरस है ये पूरा का पूरा हार्मफुल नहीं है। इसका कुछ एक जो पोर्शन है, जैसे कि जैसे बताया जाता है ना कि आप पढ़ते हैं कि भाई उसके ऊपर जो पॉइंट से निकले हुए नुकीले पॉइंट से केवल वो नुकसान करते हैं, तो वो जो नुकीले पॉइंट है वो आपके होते हैं एंटीजन, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपको और इसको बेटर अच्छे तरीके से समझना है तो आप इसको समझ सकते हैं जैसे कि एक सांप। पूरा सांप आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। अगर आपके सांप की पूंछ आपका शरीर के टच कर जाए या कुछ हो जाए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन सांप के अंदर में जो सबसे डेंजरस चीज़ है वो उसके दांत और उसमें से निकलने वाला जहर, वो सबसे खतरनाक चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी का सांप आपको क्या नुकसान पहुंचाएगा। तो ठीक वैसे ही वायरस के अंदर में, वायरस पूरा वायरस खतरनाक नहीं है, वो उसके अंदर में जो एंटीजन है वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, और उस एंटीजन से लड़ने के लिए ही आपका शरीर जो है वो एंटीबॉडी डेवलप करता है। अब ये एंटीबॉडी आपके शरीर में बनती कैसे हैं, तो उसका दो दो तरीके हैं। फर्स्ट इज़ इन्फेक्शन, सेकंड इज़ इंजेक्शन। इंजेक्शन को हम वैक्सीनेशन भी बोल देते हैं। तो ये बहुत से लोग बोल देते हैं भाई या तो आप इम्यूनिटी डेवलप करें अपने अंदर इन्फेक्शन से, कि भाई आपके शरीर के अंदर में वायरस का अटैक हुआ, आप इन्फेक्टेड हुए, आपके शरीर ने उससे लड़ाई लड़ी और आपके शरीर ने एंटीबॉडी तैयार कर ली। तो इन्फेक्शन से जब आपका शरीर एंटीबॉडी तैयार करते हैं तो वो कहलाती हैं आपका नेचुरल इम्यूनिटी। आपके शरीर ने नेचुरल तरीके से उसके खिलाफ जो है इम्यूनिटी अपनी तैयार कर ली। दूसरा तरीका होता है इंजेक्शन, जो कि आप इसमें इंजेक्शन आई था इन्फेक्शन इसलिए इंजेक्शन लिख दिया, अदरवाइज ये वैक्सीनेशन कहलाता है। तो वैक्सीनेशन के जरिए आप अपने शरीर के अंदर में उस खास बीमारी से लड़ने की ताकत आप ला सकते हैं। अब जिस तरीके से ये बीमारी फैल रही है, ये मान के चलिए कि ये आप इससे बच नहीं सकते। या तो आप बाहर जाएंगे, जो कि बहुत से लोग हैं जो मानते ही नहीं है किसी की, तो जो बाहर जाएंगे तो आप इन्फेक्टेड होकर के आएंगे। तो आपका शरीर अगर एंटीबॉडी बना सका उस वक्त तो आप बच सकते हैं, नहीं तो
आपका शरीर जो है, एक और तरीका जिससे कि एंटीबॉडी बना सकता है वो वैक्सीनेशन है। तो आप जाएं, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। अब वैक्सीनेशन के जरिए जो आपके शरीर में इम्यूनिटी आती है उसको कहा जाता है अटेम्प्टेड इम्यूनिटी। तो जो इन्फेक्शन से आई वो नेचुरल इम्यूनिटी, और जो वैक्सीनेशन से आई वो आपकी कहलाएगी अटेम्प्टेड इम्यूनिटी। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई वैक्सीन से कैसे होता है, तो कुछ लोगों ने ये भी सुन रखा है कि भाई जो जिंदा वायरस आपके शरीर में डाला जाता है। तो कई लोगों का ये कंसर्न भी था कि जिंदा वायरस हमारे शरीर में डाला जाता है, तो क्या वैक्सीन लगवाया हुआ व्यक्ति इस बीमारी को फैला सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है, वैक्सीनेशन के अंदर में आपके शरीर में डेड वायरस डाला जाता है। और बहुत से लोग, आप इसका देख सकते हैं कि ये बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग जो इंजेक्शन लगवा करके आते हैं 2-3 दिन उनकी भी हालत ख़राब रहती है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर में जो डेड वायरस आया, तो डेड वायरस से लड़ने के लिए ही उनके शरीर को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सोच के देखिए, जब जिंदा वायरस जाएगा तो वो क्या हालत करता होगा लोगों की। इसलिए बहुत से लोग जो इन्फेक्टेड नहीं थे, और जब इन्फेक्टेड हुए और उनकी हालत ख़राब हुई, तब उनको समझ में आया और तब वो चिल्लाने लगे कि यार किसी तरह बचा लो हमको, किसी तरह बचा लो। अब होता क्या है कि आपके शरीर में डेड वायरस डाला जाता है, तो वो आप उसके उसके जरिए किसी के अंदर में इन्फेक्शन फैला सकते हैं वैक्सीनेशन के बाद में। तो ये थ्योरी एकदम गलत है। लेकिन डेड वायरस इसलिए डाला जाता है कि आपका शरीर ऑलरेडी तैयार रहे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपके सामने लड़ने के लिए कोई आपके दरवाजे के सामने कोई एक मृत व्यक्ति को छोड़ जाए, तो आप तैयार है, रेडी है कि भैया ये तो मरा हुआ व्यक्ति है और इसके पास इतने हथियार हैं, इसके पास ये गन है, AK-47 है, ये है और ये है, तो आप अपनी उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो जब एक्चुअल में जब अटैक होगा, तो आपके शरीर के अंदर में जो एंटीबॉडी बन चुकी हैं वो उससे लड़ लेंगी। और यकीन मानिए कि जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया है वो, अच्छा कई लोग बोल देते हैं कि भाई ये क्या फ़ायदा जब वैक्सीनेशन से ही हमारे शरीर के अंदर में उसके बाद में भी अगर हम इन्फेक्टेड हो गए तो ये थ्योरी आप अपने माइंड से निकाल दें कि अगर आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया तो आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे। इन्फेक्टेड आप हो सकते हैं, वो वायरस आपके शरीर के अंदर आ सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मान लीजिए आपने कभी एक बार बुखार चढ़ा और आपने दवाइयाँ ले ली और बुखार ख़त्म हो गया, तो अगले साल बुखार नहीं आएगा, बुखार आएगा आपके शरीर में। तो ठीक वैसे ही अगर आप वैक्सीनेट हो चुके हैं तो आपके शरीर में वायरस नहीं आएगा। ये थ्योरी गलत है। जो लोग कहते हैं कि भाई इससे वायरस नहीं आएगा, वो गलत है। आप इन्फेक्टेड फिर भी हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वैक्सीनेशन के बाद में भी आप अपने फेस को और इनको सबको कवर्ड रखें, हाथों को अच्छे से धोएं। वो कारण ये है कि आपका फ़ायदा क्या हो जाएगा? आपका फ़ायदा ये हो जाएगा इसमें कि जब वायरस का अटैक होगा तो आपका शरीर जो है जब उससे लड़ेगा, तो वो लड़ने के लिए जो ज़रूरी एंटीबॉडी चाहिए वो सफिशिएंट मात्रा में ईज़िली डेवलप हो पाएँगी, और वायरस का अटैक अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो उसको झेल पाएगी। आपको हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट होने की या आईसीयू बेड तक पहुँचने की जो कंडीशन है उससे आपका पीछा छूट जाएगा। और ये बहुत से डॉक्टर्स की भी स्टेटमेंट है कि जो लोग ये आगे एक वैक्सीन के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वैक्सीन के ऊपर भी बहुत से लोगों की वो बैठा हुआ है कि भाई कौन सी वैक्सीन अच्छी है और इसमें डेड वायरस है या क्या चीज़ है, कोविशील्ड अच्छी है या कौन सी वो कोवैक्सीन है वो अच्छी है। क्योंकि किसी का कहा जाता है 60% इफेक्टिव है, किसी का 70%। तो हमको लोग ये लगता भी ये है कि शायद हमारे शरीर में वो 70% तक कामयाब होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप अगर बताएंगे तो मैं ज़रूर वैक्सीन के ऊपर में भी आपको बताऊंगा कि भाई वैक्सीन जो है वो अच्छी भली का मतलब ये नहीं है कि वो 60-70 और 80% से शो करके आपको दर्शा रही है। वो एक अलग चीज़ है, वो परसेंटेज एक अलग चीज़ है। आपको फिलहाल तो ये होना चाहिए कि जिस भी तरह की आपको वैक्सीन मिलती है आप उसको ले लीजिए। और उसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि इसका रेशियो कितना आता है। इसका रेशियो कितना आता है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा सकें और जिस हिसाब से हमारा पॉजिटिविटी रेट बढ़ा हुआ है, यकीन मानिए कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है 10,000 में से 7 से 8,000 लोग इन्फेक्टेड होंगे। और जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखा है, ये डॉक्टर्स की स्टेटमेंट है, मेरी पर्सनल नहीं है, जिन्होंने दोनों शॉट ले रखे हैं, दोनों डोजेज ले रखी हैं, उनके अंदर में 10,000 में से केवल 2 या 3 केस जो इन्फेक्टेड होकर के बुरी कंडीशन तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ 2 या 3 लोग।
जो जो 10,000 लोग मैं बता रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि जो नॉर्मल स्टेज से क्रॉस करके बीमारी का जो पहला फेज आता है नॉर्मल का, वो नॉर्मल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने की संभावना 10,000 में से 7 से 8,000 लोगों को है। जबकि अगर आपने वैक्सीनेशन ले रखा है तो वो 10,000 में केवल 2 या 3 लोगों को ही होगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने अंदर में एक तरीके से इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी को बिल्ट अप कर सकते हैं। मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा लोगों के अंदर में ये जुड़ा रहेगा, जितने ज़्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा पाएंगे, वहाँ पे जा कर के ये बीमारी उतना ही कम हो जाएगी। अब है ये हर्ड इम्यूनिटी आई कहाँ से? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1930s में जब पता लगा कि भाई इस तरीके से भी आप बीमारी से लड़ सकते हैं कि अगर सारे के सारे लोगों के अंदर में एंटीबॉडी बन जाए तो वो इस बीमारी के सर्किल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। तो ये आया कहाँ से ये कॉन्सेप्ट? तो ये 1930s में एक बीमारी फैली थी मेजल्स की, जिसको हिंदी में हम लोग खसरा कह देते हैं। तो खसरे की बीमारी से ये उस वक्त ही पता चला था। और आपको बड़ी हैरानी होगी कि ये कहा जाता है, जैसे आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि यार 70-80% अगर लोग इन्फेक्टेड हो गए या 70-80% लोग इन्फेक्टेड प्लस वैक्सीनेट लेकर के अपने आप शरीर में एंटीबॉडी अगर बना सके तो हम इस बीमारी को रोक देंगे। सबसे ज़्यादा आज तक जो पता चला है कि हर्ड इम्यूनिटी अगर किसी के बीमारी के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है तो वो मेजल्स के अंदर ज़रूरत पड़ी है। ये एक और पॉजिटिव इंडिकेटर है जो लोगों के मन से डर निकाल देगा कि भाई ये बीमारी इतनी ज़्यादा डेंजरस है नहीं। तो मेजल्स के अंदर में अगर 95% आबादी आपकी इन्फेक्टेड होती है या वैक्सीनेटेड होती है, तब वो हर्ड इम्यूनिटी अपने अंदर में डेवलप कर सकती है। HIT का मतलब है हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड। और कॉमन किसी भी बीमारी के लिए अगर कोई नई पैथोजन आता है, कोई नई बीमारी आती है, तो उसमें 50 to 90% माना जाता है कि अगर 50 to 90% तक आबादी अगर आपकी इन्फेक्टेड हो गई है तो वो इस बीमारी से लड़ देगी। एक क्लियर कट नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि जो कोविड-19 है, इसके ऊपर 60 to 70% अगर अब आपकी आबादी जो है वो इन्फेक्टेड होती है तो वो उससे डील कर सकती है ईजीली। अब अगली कंडीशन है कि ये हर्ड इम्यूनिटी अपने अंदर ला कौन सका है? तो सबसे पहला कंट्री का नाम आता है इजराइल का। इजराइल हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर चुका है अपने अंदर, और इजराइल के अंदर में मास्क भी हटवा दिए गए हैं लोगों से, और कहा जा रहा है कि मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि सब लोगों को जो है वैक्सीनेशन वहाँ पे हो चुका है, सब लोगों को हो चुका है। बस ध्यान ये रखना पड़ता है कि भाई अब ये होगा भी आगे, जो कई लोग जो वैक्सीनेशन से डर रहे हैं, वैक्सीन लगवाते भी नहीं है, आगे चल करके जिस तरीके से आरोग्य सेतु ऐप को कंपलसरी किया गया था, यह आगे चल करके कंपलसरी भी होने वाला है कि अगर जिनके पास दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको शायद आगे कहीं एंट्री मिले ही ना, या जो इंटरनेशनल ट्रेवलर हैं उनके लिए तो ये कंपलसरी ही होने वाला है। एयरपोर्ट्स पे जो है बगैर आप ये दिखाए आप किसी कंट्री में एंट्री नहीं कर सकेंगे। इजराइल ने ऐसा कर भी दिया है कि अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है इजराइल के अंदर में लैंड करता है और उसके पास वैक्सीन नहीं है, मैं वो उसने वैक्सीन नहीं ले रखी है, तो वो एंट्री नहीं कर सकता। अपने आप को वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज़ ने कहा है कि अगस्त अभी 2021 तक वो अपने आप को इस वायरस से फ्री कर देंगे। तीसरा यूएसए, और यूएसए के अंदर में बच्चों के ऊपर में भी जो है शुरू हो चुका है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, और उनका मानना है कि 4 जुलाई जो कि अपना वो इंडिपेंडेंस डे मानते हैं जिस दिन, तो उनका कहना है कि हम भी 4 जुलाई तक जो है अपने आप को इस बीमारी से इम्यूनिटी जो है अपने अंदर हम लोग अपनी आबादी के अंदर में डेवलप कर चुके होंगे। दिक्कत आ रही है अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोगों से, क्योंकि ना तो उनके पास रिसोर्स है, ना पैसा है, ना दवाइयाँ हैं जो रोक सके वहाँ पे इस बीमारी को, जो कंट्रोल कर सके वहाँ पे इस बीमारी को। और यही कारण है कि इस बीमारी का पूरी दुनिया से ख़त्म होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरी दुनिया आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। तो इस बीमारी का रोक पाना जब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि पूरी दुनिया मिलकर के इसके ऊपर काम ना करे। अब है कि भारत सरकार ने अभी तक क्या किया, भारत ने किया क्या अभी तक, वर्क डन सो फार इन इंडिया, भारत में क्या हुआ इस चीज़ को लेकर के। तो एक हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर एक सर्वे होता है जिसको सीरोलॉजिकल सर्वे कहा जाता है, आपने भी कई बार इसका नाम सुना होगा। तो ये इम्यूनिटी को स्टडी करता है, ICMR के जरिए इसको कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। भारत में अभी तक 3 नेशनल सर्वे करवाए हैं सीरोलॉजी ने, और इसमें सैंपल लेते हैं वो 25 से 30 हज़ार लोगों के
जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके, और फिर पता करते हैं अच्छा वे 25 से 30 हज़ार लोग होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, जैसे शहरों के अंदर में कोई झुगड़ झुपड़ी से ले लिया, एक मिडल से ले लिया, एक बहुत पोश एरिया से किसी व्यक्ति को ले लिया, तो 25 से 30 हज़ार लोगों को लिया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि भाई सब तरह के मिक्स टाइप ऑफ लोग, मिक्स टाइप जो पीपल हैं वो कलेक्ट हों और उनके सैंपल लेकर के इसको किया जाए। हालांकि ये ज़्यादा सुटेबल नहीं हो सकता क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है और उसमें केवल 25-30 हज़ार लोगों पे आप सर्वे करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर दें, थोड़ा सा वो जचता नहीं है। तो इसकी जो पहली सर्वे किया था सीरोलॉजी ने, वो जून 2020 के अंदर में किया था, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि इम्यूनिटी भारत में केवल 0.73 है। सेकंड हुई अगस्त के अंदर में, जहाँ पे 6.6% के लिए कहा गया, और थर्ड हुआ था इनका दिसंबर जनवरी के बीच में, जहाँ पे 21.4% आबादी के अंदर में इन्होंने माना था कि भारत में बन चुका है। लेकिन सेकंड वेव जो आई है, और सेकंड वेव जो आई है इसमें बहुत ऊपर तक ये गया होगा नो डाउट, और अभी तो इसका जब आएगा रिपोर्ट तब पता चलेगा। दिल्ली के अंदर में एक पर्सनल अपना एक सर्वे करवाया था, 2-3 सर्वे करवाए थे दिल्ली के अंदर में, तो जो 5वां सर्वे हुआ था इनका वो जनवरी 2021 में हुआ था, और इन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर में ये बीमारी कंट्रोल्ड में है। 56% जो है हमारे यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। अब दिल्ली की हालत है भयंकर तरीके से ख़राब। तो ये 70, मुझे लगता है कि 70-80% अपना जो टारगेट है वो अचीव कर चुके हैं, और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आगे अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो शायद दिल्ली के अंदर कम आ सकती है, क्योंकि दिल्ली शायद अपने हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर चुकी होगी। अब इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी जो है वो वैक्सीनेशन के जरिए ही लाई जा सकती है, क्योंकि आप इन्फेक्टेड लोग हैं वो नेचुरल तरीके से गेन कर ही रहे हैं। लेकिन अगर हमको सच में हर्ड इम्यूनिटी को गेन करना है तो उसके लिए हम वैक्सीनेशन के जरिए ही हर्ड इम्यूनिटी को अगर गेन करना चाहें तो क्या हो सकता है। तो ये बड़ी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, और इसको आप ज़रा ध्यान से देखिए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन हमारी कितनी है, किस हिसाब से है। तो भारत की जो टोटल आबादी है उसका 0 से 18 साल तक के जो लोग हैं वो 33% है देश की टोटल आबादी का। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो 33% आबादी है वो हमारी अभी वैक्सीनेशन, तो उनके बारे में सोचा ही नहीं गया है, और उनकी टोटल अगर आप उनका नंबर देखें तो वो 45 करोड़ है। 45 करोड़ लोग 0 से 18 साल के बच्चे आते हैं हमारे, जो लगता है कि उनके ऊपर अभी काम हुआ ही नहीं। हालांकि इस पे अलग अलग सर्वे दिए गए हैं, और बहुत से लोगों का मानना है कि एक सर्वे में पता भी लगा था कि सीरोलॉजिकल सर्वे में ही था कि बच्चों की इस आबादी में भी 25% तक जो है बच्चे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इंडिया के 25% बच्चे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर बढ़ा होगा ग्राफ इम्यूनिटी का। नेक्स्ट है 18 से 45 साल तक के, ये हमारे देश की 42% आबादी है, जिस पे अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, और बड़े नंबर नहीं आता है लोगों का, बड़ी मुश्किल आ रही है लोगों को अपने आप को वैक्सीनेट करवाने में। नेक्स्ट है 45 से 60 साल तक के, जो शुरू हुआ था, जो इससे पहले वाली स्टेज पे था, जो कि 15% आबादी है, लगभग 20.7 करोड़ लोग हैं इसमें, और 60 ईयर प्लस के टोटल देश की आबादी का 10% है, जो लगभग 13.7 करोड़ लोग हैं। तो अगर आप इनको 45 करोड़ लोगों को निकाल भी देते हैं, आप वो तो छोड़ ही दीजिए कि उनके ऊपर वैक्सीन कब बनेगी, वो तो आप निकाल दीजिए अलग, कि ये 45 करोड़ लोग तो बच्चे ऐसे हैं जिनको हमें अभी सोच ही नहीं सकते कि वैक्सीन इनको ज़रूरत पड़ेगी, या मतलब वैक्सीन लगाने की हम लोग शुरुआत भी करेंगे। तो 45 करोड़ लोगों को हटाने के बाद में जो 18 से 45 या ऊपर जो बाकी का ग्राफ बच गया, अगर उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे हम बात करें तो वो टोटल भारत की आबादी बनती है 18 साल से लेकर के सीनियर सिटीजन तक का पूरा। तो वो 67% आबादी है भारत की, जिसको हमें वैक्सीनेट करना है। और इसको अगर आप करोड़ में देखें तो 93 करोड़ बनते हैं, मतलब 93 करोड़ भारतीय लोगों को वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। और अगर हर व्यक्ति को 2-2 शॉट लगे, 2-2 अगर उनको डोजेस दी जाती हैं, तो हमें टोटल चाहिए 186 करोड़ डोजेस। अब जो डोजेस आती हैं उसमें से वेस्ट भी बहुत होता है। अभी 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट थी कि ये वेस्टेज सबसे ज़्यादा आपके हरियाणा में ही होता है। सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा वेस्ट अगर कहीं डोजेस का हो रहा है तो वो हरियाणा में हो रहा है। तो माना जाता है कि 6.5% के लगभग
जो डोजेज हैं वो आपकी वेस्ट हो जाती हैं। तो इस हिसाब से टोटल जो डोजेस की हमको ज़रूरत पड़ती है, ये वेस्ट वाली अगर हम निकाल भी दें, तो लगभग 200 करोड़ डोजेस हमको चाहिए अपनी 67% आबादी जो 18 साल से ऊपर की है उसको वैक्सीनेट करने के लिए। अब बात आती है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी हमारे जो दोनों प्रीमियम ब्रांड है वो जितनी वैक्सीन निकालते हैं महीने की, वो 6 से 7 करोड़ के लगभग ही निकाल पाते हैं। तो अगर 1 साल का टारगेट भी मान के चलें तो वो लगभग 90 से 100 करोड़ के लगभग आते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि अगर हम दिन रात मेहनत करें, अगर सरकार हेल्प करेगी, अगर हम फुल कैपेसिटी से भी करते हैं, मतलब अपनी कैपेसिटी को बहुत बढ़ा भी दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर हम सिर्फ 100 से लेकर के 130 करोड़ डोज तक ही हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यही आबादी अगर आपको वैक्सीनेट करनी भी है तो भी आपको कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए, और उसमें भी हमारी डोजेस तो कम पड़ेंगी। वी नीड टू इम्पोर्ट डोजेस, हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा डोजेस को। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और एक चैलेंज और है, चैलेंज फॉर हर्ड इम्यूनिटी, कि हमारे हर्ड इम्यूनिटी क्या खाली वैक्सीनेशन के भरोसे आ सकती है क्या, या अगर आएगी भी तो उसके सामने चुनौतियाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले तो है इसकी टाइम लिमिट ऑफ इम्यूनिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे आप सभी ध्यान से सुने। टाइम लिमिट ऑफ इम्यूनिटी, एक तो इम्यूनिटी की टाइम लिमिट है। कहा जाता है कि जो नेचुरल तरीके से, जो आपने देखा कि जो इन्फेक्शन के जरिए अगर आपके अंदर में इम्यूनिटी आती है तो वो सिर्फ 6 से 8 महीने सर्वाइव कर सकती है। हालांकि मैं इस पर थोड़ा सा अल्ट्रेशन ये करूँगा कि अभी 2 ही दिन पहले, परसों ही एक खबर आई थी कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं जब उनका एक तरीके से इम्यूनिटी लेवल चेक किया गया तो 96% लोगों में 1 साल बाद भी, जो लोग 1 साल पहले इन्फेक्टेड हुए थे उनके अंदर में 1 साल बाद भी जो है इसका एंटीबॉडी जो है वो देखने को मिले। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि एंटीबॉडी आपके डेवलप हो गई, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंटली रहेंगी, परमानेंटली नहीं रहती वो आपको एक उसका टाइम फ्रेम है जिसमें वो सर्वाइव कर पाती हैं। और अगर आपने वैक्सीन के जरिए आपने इम्यूनिटी हासिल करी है तो उसकी वैलिडिटी केवल 3 से 8 महीने की है। यही कारण है कि 2 डोजेस का कहा जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये तीसरी डोजेस की भी ज़रूर गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, कम से कम 1 साल बाद, 1 साल के बाद ही हो पाएगा। और हो सकता है कि अगले कुछ वर्षों तक हर साल हमको एक वैक्सीन तो लेना ही पड़े सबको। तो ये भी एक इसके ऊपर एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जो वैक्सीन है उसकी एक टाइम लिमिट है, उसकी एक वैलिडिटी है, वो उतने ही टाइम तक जो है आपके पास में काम कर सकती है। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है यहाँ पे वो है न्यू वेरिएंट। अब ये सबसे बड़ा खतरनाक है। यूके का आपने सुना नया वेरिएंट, साउथ अफ्रीका का सुना, अभी इंडिया वाले पे तो खैर लड़ाई चल रही है कि भाई इसको नाम ही मत दो इंडियन वायरस। अब ये होता क्या है, ये नया वेरिएंट आता कैसे है? तो इसके लिए भी मैं आप बताता हूँ आपको कि सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे सोसाइटी के वो लोग हैं जो मानते नहीं किसी, जो घर पे नहीं रह सकते, जिनको मिलना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों से मिलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ महेंद्रगढ़ में मैं जाता हूँ तो सुबह जब कई बार सब्जी लेने गया हूँ तो ये सैनी मोहल्ला के पास में जो बड़ का पेड़ है वहाँ कम से कम सुबह सुबह बैठे रहते 40-50 लोग। पता नहीं उनकी क्या ऐसी ज़रूरी मीटिंग है जो होनी बहुत ज़रूरी है जिसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि जब ये वायरस फैलता है, अब इसका डर क्या है, जो सेकंड वेव है जो कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आ सकती है, उसका सबसे बड़ा डर ही यही है। उसका कारण ये है कि जब भी ये वायरस मल्टीप्लाई करता है, कहने का मतलब है एक तरीके से जब इसकी फोटोकॉपी बढ़ती है, तो ध्यान रख लेना, जब आप मान लीजिए आपने एक पेपर लिया और उसके आप फोटोकॉपी निकाल रहे हैं, खूब फोटोकॉपी निकाल रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसमें से कोई वर्ड मिसिंग रह गया, कोई प्रिंट नहीं हो पाया। हालांकि माना यह जाता है कि जब वायरस का नया वर्जन जो आता है, जो उसकी नई जो फोटोकॉपी आती है वो उससे थोड़ी कमज़ोर होती है। और इसी कारण से ये भी शुरू में कहा गया कि वैक्सीन हर वेरिएंट पे काम करेगी, क्योंकि वो टॉप ओरिजिनल लेवल पे बनाई गई थी, तो उसके जो फोटोकॉपी वर्जन होंगे उस पर वो काम करेगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि मान लीजिए आप एक फोटोकॉपी के एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक पेज बनाया, उसकी फोटोकॉपी निकाले जा रहे हैं धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। अब उस फोटोकॉपी के अंदर में आपकी कोई लाइन के 2-3 लाइन के कोई वर्ड मिस हो गए,
आपने जो ओरिजिनल में जो चीज़ लिख रखी है, लास्ट की जो फोटोकॉपी में से वो वर्ड हट गए और आपने उसका मतलब पढ़ा, तो वो मतलब हो सकता है कुछ और ही निकल के आ जाए सामने, क्योंकि वो वर्ड उसमें से हट चुके हैं। तो ठीक ऐसा ही नए वेरिएंट के साथ हो सकता है। जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो वो पुरान जो पहले वाला था उससे हो सकता है उसके अंदर में स्लाइटेस्ट कुछ चेंज आ गए और वो एक नया वर्जन बन गया, और जिसको डील कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। मतलब आपके शरीर की इम्यूनिटी के लिए वो एकदम नई चीज़ बन गई। तो जो आपकी पहले वाली इम्यूनिटी है, शायद वो उससे लड़ने में नाकामयाब हो जाए। और ऐसा हो सका है। मैं इसका भी एक एग्जांपल आपको लिख करके दे रहा हूँ। ब्राज़ील के अंदर का एक शहर था मनोस। मनोस शहर के अंदर आपने ज़रूर सुना होगा, शुरू में ब्राज़ील के अंदर में जब वायरस आया तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। मतलब लोगों को दफनाने की जगह नहीं थी पहले वाले वर्जन में। और 70 से 80% तक आबादी वहाँ की इन्फेक्टेड हो गई थी। लग गया था ये लोगों को कि अब ये नया, मतलब यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है ब्राज़ील के शहर के अंदर में और कुछ होगा नहीं। लेकिन वहाँ दूसरा वर्जन आया, और दूसरा वर्जन आया तो वो पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक उतना ही साबित हुआ। इसके बारे में पता चला जापानीज साइंटिस्ट को, जब कुछ ब्राज़ीलियन वहाँ पे गए और उन्होंने उसको स्टडी किया तो पता चला कि ये है वही, लेकिन उसके अंदर में कुछ स्लाइटेस्ट चेंज आ गए हैं, और उस चेंज को पहली वाली जो एंटीबॉडी है वो लड़ने में नाकामयाब है। तो नया वेरिएंट अगर कोई आता है तो वो आपकी इम्यूनिटी पे जो बन चुकी है, जो आपने गेन कर ली है, उसको भी वो फेल कर सकता है। ये इसका सबसे बड़ा जो है एक नुकसान है, जो डराने वाली चीज़ है। तीसरी हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ सकती, उसका है लेस ग्लोबल कोऑपरेशन, कि पूरी दुनिया भर के अंदर में आपस में सहयोग नहीं है। जैसे कि पहला इसमें मैंने नाम लिख दिया वैक्सीन नेशनलिज्म। अमेरिका जैसे जो देश हैं वो वैक्सीन नेशनलिज्म पर उतर आए और अमेरिकन कह रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ अमेरिकन लोगों को ही वैक्सीन देंगे और किसी को देंगे ही नहीं। तो कैसे हेल्प होगी दुनिया की? दुनिया की हेल्प के रास्ते पे उतरा इंडिया, जिसको हम वैक्सीन डिप्लोमेसी कह देते हैं। अब वो हमारे अपने अलग कारण थे कि हमने अपने मित्र देशों को, या जिनसे हम चाहते थे कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे बने, हमने उनको दी, लेकिन उस समय हमने सोचा नहीं था कि आगे चल करके हम लोगों को ही ज़रूरत पड़ जाएगी इतनी ज़्यादा। तीसरा है ग्लोबल, मतलब हार्ड इम्यूनिटी गेन ना कर पाने का वैक्सीन हेजिटेंसी। लोगों के अंदर में डर है, एक अजीब सा डर। जैसे पहला पॉइंट है रिलीजियस का। बहुत से धर्म के लोग हैं जो मानते हैं कि भाई हमारे धर्म में तो इंजेक्शन या वैक्सीन लेना अपराध है, हम ले ही नहीं सकते। रूमर्स फैले हुए हैं। अब इस पे ज़रूर आप लोगों ने सुना होगा, मैच्योर आप काफ़ी हैं तो आप सुनते होंगे कि बहुत से लोगों में ये रूमर फैला हुआ है कि भाई ये सरकार का पॉपुलेशन कंट्रोल करने का एक तरीका है। महिलाओं के अंदर में डर डाल दिया गया कि वो कभी आगे माँ नहीं बन पाएंगी अगर वैक्सीन उन्होंने लगवा ली तो लोग कई जगह भाग जाते हैं जब पता चलता है कि भाई वैक्सीन के लिए कोई आने वाला है। ऐसे ही अभी पिछले कल की शायद घटना थी, मुझे जगह ध्यान नहीं आ रही। लोग गांव छोड़ करके भाग गए जब मेडिकल टीम वहां पहुंची। ओवर कॉन्फिडेंस, लोगों में भयंकर ओवर कॉन्फिडेंस है हम भारतीयों के अंदर में। हमें लगता है कि हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, क्या बिगाड़ देगा, छोटा सा वायरस, हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अगला है नो बिलीफ इन साइंस। कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं है साइंस में, वो कहते हैं कि सब बकवास है। और चौथा फाइनेंशियल रीजंस है, जो कि फिलहाल ठीक नहीं बैठता, क्योंकि जितनी भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, मुझे लगता है कि ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो पैसे ले रही हो। तो फाइनेंशियल रीजंस तो खैर नहीं हो सकते कि भाई पैसे नहीं है तो लोग वैक्सीन कहाँ से लगवाएं। तो एक ये बड़े कारण है जो हर्ड इम्यूनिटी को लाने में चैलेंजेस के तौर पे देखे जा सकते हैं। एक बार इनको फिर से आप देख सकते हैं कि लेस ग्लोबल कोऑपरेशन, न्यू वेरिएंट एंड टाइम लिमिट ऑफ इम्यूनिटी। अब ये लास्ट इसका पोर्शन है कि हम लोगों को ज़रूरत क्या पड़ेगी। अब तो पहली जो चीज़ है वो आपने शायद कुछ लोगों ने सुनी हो, कुछ लोगों ने ना सुनी हो। तो पहली चीज़ है इसमें प्रॉपर जीनोम सीक्वेंसिंग। प्रॉपर जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है कि जिसको जीन सीक्वेंसेस भी कहा जाता है। ये एक स्टडी होती है जिसमें कि जितने भी लोग इन्फेक्टेड हैं उनका उनके साइकिल को चेक करना, उनके सीक्वेंस को चेक करना। और ये सबसे बढ़िया तरीका है इस बीमारी को रोकने का, ताकि हमें नए वर्जन का पता लग सकता है कि किसका नया वर्जन आया नहीं। अब इसमें दिक्कत ये है कि भारत सरकार ने कहा था ये कि जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं उनके 5% लोगों को वो जीन सीक्वेंसिंग करेगी, लेकिन वो 1% की भी नहीं कर पाई। तो ये एक करने की आवश्यकता है अत्यंत, अगर हमको नए वर्जन से बचना है तो। नो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स। बहुत से हमसे गलतियां हुई हैं फर्स्ट वाले के बाद में।
बहुत से हमने ऐसे इवेंट करवाए जिसमें आपकी शादियां भी शामिल हैं, और आपके इलेक्शंस हुए, कुंभ का मेला हुआ, हालांकि लोग उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं बहुत से, लेकिन कारण तो है ही। तो आपके मेले हो गए, शादियां वगैरह हो गई। इंग्लैंड के कुछ मैच हमने करवाए, इंग्लैंड इंडिया के सीरीज़ के, जिसमें ज़बरदस्ती हमने बेवजह स्टेडियम के अंदर में लोगों को परमिशन दे दी। छत्तीसगढ़ के अंदर में एक लीजेंड सीरीज़ हुई थी। अब उड़ीसा मानता है कि वहाँ पे भीड़ की वजह से हम लोग बर्बाद हो गए, उनकी वजह से। ठीक है, तो अब आवश्यकता है कि आगे किसी भी तरह के इस तरह के इवेंट ना हो सके। चुनाव की इसमें आता है कि भाई बड़ा कारण माना जाता है। आगे इस पर एक पॉइंट और मैं बताऊंगा। क्विक वैक्सीनेशन, हमें जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपने लोगों को राजी करके, मना करके क्विक वैक्सीनेशन लोगों का करवाना चाहिए। आप भी अपने पेरेंट्स से कहें, या पेरेंट्स के भी जो भी जानकारी में हो। मैं खुद आपको अपनी वो बड़ाई के लिए नहीं, लेकिन मैं खुद कम से कम 10 से 15 लोगों को वैक्सीनेट करवा चुका हूँ। और अपने मोबाइल को यूज़ करके, अपने घर के मोबाइल को यूज़ करके, जो लोग नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, वैक्सीन को बुक नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम 10 से 15 लोगों को मैंने करवाया है। तो मुझे लगा कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो मैं वो कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से आप कर सकते हैं। जो लोग नहीं करवा पा रहे हैं उनको ज़रूर आप वैक्सीनेट करवाएं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। गवर्नमेंट फॉलो मेडिकल एक्सपर्ट्स एडवाइस। सरकार जो है अब पॉलिटिकल एडवाइजर्स की बजाय जो मेडिकल एक्सपर्ट्स जो सलाह दें, मुझे लगता है कि सरकारों को वो फॉलो करना चाहिए। अब कंप्लीटली मेडिकल एक्सपर्ट्स के ऊपर हमको सरकारों को फैसले लेने चाहिए, जो जिस तरह से वो सजेस्ट करें वो फैसले ज़रूर लिए जाएं। और लास्ट है लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। चुनाव के ऊपर ये मैंने पॉइंट लिखा है कि ना केवल आज वैक्सीनेशन की ज़रूरत हम लोगों को है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी ज़रूरत है। इस तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं कि जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन तो शायद ये सब चीज़ें नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब ज़रूरत है। तो अगर इस तरह की चीज़ें बीच में आ जाती हैं तो क्या चुनाव करवाने बहुत ज़रूरी हैं? क्या क्या उनको रोका नहीं जा सकता? कुछ इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट ला करके हम ऐसी अपने संविधान के अंदर में भी एक नई चीज़ जोड़ सकते हैं कि जो इन चीज़ों को रोक सके। तो आज का ये मेरा टॉपिक इतना ही है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो जब ये यूट्यूब पे आए तो थोड़ा ज़रूर बता दें। और आगे हम देखेंगे कि अगर आपको पसंद करते हैं, आप लोगों को ठीक लगता है, तो इस पे आगे की वैक्सीन के ऊपर भी ज़रूर एक एक दिन हम बात कर लेंगे। तो अभी के लिए आपने इतने ध्यान से सुना, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।